हेलो एवरीवन, इजी नर्सिंग क्लासेस में आपका स्वागत है। तो आज हम डिस्कस करेंगे स्नेक बाइट के बारे में कि स्नेक बाइट जनरली जो बारिश के मौसम में बहुत कॉमन होता है स्नेक बाइट। तो उसके लिए फर्स्ट एड ट्रीटमेंट क्या देना है, क्या उसकी मैनेजमेंट रहेगी, क्या स्नेक बाइट का क्या ट्रीटमेंट होता है पेशेंट के लिए, तो ये हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले अगर स्नेक बाइट होता है तो सबसे पहले आता है रीअश्योर द पेशेंट, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट ऑन द प्रायोरिटी बेसिस, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, रीअश्योर द पेशेंट। कई बार जो स्नेक होते हैं वो पॉइजनस नहीं होते, जनरली नॉन पॉइजनस स्नेक होते हैं, ड्राई बाइट होता है कई बार। लेकिन पेशेंट क्या होता है, एकदम से एंसियस हो जाता है कि सांप ने काट लिया है तो पॉइजनस ही होगा। तो एंसियस जब एंजाइटी बढ़ती है पेशेंट की एकदम से, तो क्या होता है, जो सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है और साथ में क्या होता है, हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है। जब हार्ट रेट इंक्रीज हो जाती है, सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम ओवर एक्टिवेट हो जाता है, ओवर स्टिमुलेट हो जाता है, तो क्या होता है, पेशेंट कई बार क्या होता है, शॉक में चला जाता है या पेशेंट को जो है वो कार्डिक फेलियर हो जाता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर स्नेक बाइट हो जाता है तो हमें पेशेंट को रीअश्योर करना है कि जो स्नेक होते हैं मोस्टली नॉन पॉइजनस होते हैं। तो हमने सबसे पहले पेशेंट की जो एंजाइटी है उसको रिड्यूस करना है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद आता है इमोबिलाइज द लिम्ब। जहां पे स्नेक बाइट किया है वहां पे हम उस लिम्ब को हम इमोबिलाइज करेंगे, वहां पे हमें उसको बिल्कुल भी हिलाना नहीं है, क्योंकि जैसे ही मूवमेंट होगी सर्कुलेशन इंक्रीज होगा और जो पॉइजन है वो सारे के सारे सर्कुलेशन में स्प्रेड हो जाएगा। तो इसीलिए दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट, इमोबिलाइज द लिम्ब। हमने क्या करना है, जहां पे भी बाइट हुआ है उसको क्लीन करना है सिंपल वाटर के साथ। सिंपल वाटर के साथ उसको क्लीन करेंगे, उसको इमोबिलाइज कर देंगे वहां पे। और इमोबिलाइज करने के लिए हम क्या करेंगे, इमोबिलाइज करने के लिए हम यूज करेंगे स्प्लिंट का यूज करेंगे इमोबिलाइज करने के लिए। जहां पे भी लिम है उसके नीचे, जहां पे भी बाइट हुआ है उसके नीचे हम क्या करेंगे, स्प्लिंट लगा देंगे। स्प्लिंट लगाने के बाद क्या करेंगे, रैप द बैंडेज, रैप बैंडेज। उसके बाद उसके ऊपर बैंडेज को रैप कर देंगे। ठीक है, जहां पे मान लो यहाँ पे बाइट हुआ है, इस लिम्ब पे यहाँ पे बाइट हुआ है, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से बैंडेज को रैप करना ऐसे शुरू करेंगे और ऊपर तक जो बैंडेज है वो रैप कर देंगे। हम क्या करेंगे, हमने टाइटली नहीं बांधना है। जनरली लोग क्या करते हैं, जहां पे बाइट हुआ है उसके ऊपर टाइट कपड़ा बांध देते हैं, वो गलती हमें बिल्कुल भी नहीं करनी है। हमने क्या करना है, बैंडेज को रैप कर देना है। जब हम बैंडेज को रैप करेंगे तो टाइटली रैप नहीं करना, स्प्लिंट लगा के बैंडेज हमने रैप कर दी है, लेकिन उसको टाइटली रैप नहीं करेंगे। इतना रखेंगे कि वन फिंगर जो है वो इजिली जो है उसके अंदर चली जाए। तो इतना हमने रैप करना है, इतना टाइट हमने रखना है, क्योंकि हमने क्या है, जो आर्टेरियल सप्लाई है उसको ऑक्लूड नहीं करना है, सिर्फ जो लिम्फेटिक सप्लाई है उसको हमने ऑक्लूड करना है। तो इतना टाइट नहीं बांधना है जिससे कि जो आर्टेरियल सप्लाई है वो ऑक्लूड हो जाए। तो हमने सिंपल क्या करना है, उस पार्ट को ज्यादा हिलाना नहीं है जब तक हम हॉस्पिटल में पेशेंट को नहीं ले जाते। हमने उसको इमोबिलाइज कर देना है और इमोबिलाइज कर स्प्लिंट लगा के हमने उस पे बैंडेज जो है वो रैप कर देनी है। और इस बात का ध्यान रखना है कि टाइटली बैंडेज जो है वो रैप नहीं करनी, इतनी टाइट रैप करनी है कि वन फिंगर जो है वो इजिली जो है इंसर्ट हो सके। उसके बाद कुछ ओल्ड मेथड्स हैं जो बिल्कुल यूज नहीं करने हैं, जो पहले लोग यूज करते थे, टॉर्निक्यूट। कई बार क्या करते थे कि जहां पे बाइट हुआ है उसके ऊपर टाइट कपड़ा बांध देते थे। ये गलती हमने बिल्कुल भी नहीं करनी है, टाइट क्लॉथ नहीं बांधना है जहां पे बाइट किया है उसके पास में। क्योंकि क्या करेंगे, एकदम से जब हम उसको ओपन करते हैं तो गश ऑफ ब्लड दैट गोज इनटू द सर्कुलेशन, और जो विनोम है साथ में जहां पे काटा है वो साथ में ब्लड के एकदम से सर्कुलेशन में जाता है। और जो पेशेंट है उसकी शॉक की वजह से इतना सारा पॉइजन एकदम से सर्कुलेशन में जाएगा, तो जिसकी वजह से पेशेंट की एकदम से शॉक में जाने की वजह से डेथ हो जाती है। तो इसीलिए हमने टॉर्निक्यूट नहीं बांधना है, टॉर्निक्यूट अप्लाई नहीं करना है, सिर्फ इमोबिलाइज करना है। ठीक है, टॉर्निक्यूट का हमने बताया, अगर बांध दिया है किसी ने, कोई पेशेंट हमारे पास ऐसा आता है कि जिसने टॉर्निक्यूट अगर बंधा हुआ है, तो हम उस टॉर्निक्यूट को एकदम से ओपन नहीं करेंगे। जहां पे टॉर्निक्यूट बंधा हुआ है उसके नीचे हम
जो है बीपी कफ बांध देंगे और बीपी कफ बांध के हम जो प्रेशर है और सिस्टोलिक प्रेशर है उसको रेज करेंगे और सिस्टोलिक नॉर्मल सिस्टोलिक प्रेशर तक रेज करने के बाद हम धीरे धीरे क्या करेंगे, तो जैसे ही हमने कफ इन्फ्लेट कर दिया है, कफ बांध दिया है और हमने सिस्टोलिक प्रेशर तक जो है वो कफ इन्फ्लेट कर दिया है, उसके बाद हम टॉर्निक्यूट को ओपन कर देंगे और जो कफ है वो टाइटली बंधा हुआ है उसको हम क्या करेंगे, स्लोली स्लोली डिफ्लेट करेंगे। जब हम स्लोली डिफ्लेट करते हैं तो जो पॉइजन है वो स्लोली सर्कुलेशन में जाता है और जिसकी वजह से जो पेशेंट है वो एकदम से शॉक में नहीं जाएगा। ठीक है, तो अगर कोई टॉर्निक्यूट बंधा हुआ पेशेंट आपके पास आता है तो हमने क्या करना है, बीपी कफ बांध के उसको इन्फ्लेट करना है और फिर स्लोली स्लोली हम उसको टॉर्निक्यूट ओपन करके उसको डिफ्लेट करते हैं ताकि जो पॉइजन है वो एकदम से सर्कुलेशन के अंदर जो है ना जाए। कुछ लोग वुंड को कट कर देते हैं पॉइजन निकालने के लिए, ये बिल्कुल नहीं करना है। जहां पे फैंग मार्क है वहां पे उसको स्क्वीज करना स्टार्ट कर देते हैं, तो स्क्वीज नहीं करना है, उसको दबाना नहीं है। शक नहीं करना है, कई बार पॉइजन निकालने के लिए उसको मुंह में देके शक करना शुरू कर देते हैं। तो ये जो मेथड्स हैं सारे के सारे ये मेथड्स यूज नहीं करने हैं। पेशेंट को एज सुन एज पॉसिबल हॉस्पिटल में लेके जाना है जितना जल्दी हो सके। फिर पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो चेक द एबीसी ऑफ द पेशेंट, एयरवे, ब्रीदिंग एंड सर्कुलेशन। तो पेशेंट का एबीसी हमने चेक करना है, एयरवे नॉर्मल है या नहीं है, ब्रीदिंग पैटर्न नॉर्मल है या नहीं, पेशेंट का सर्कुलेशन नॉर्मल है कि नहीं है। मॉनिटर द वाइटल साइंस ऑफ द पेशेंट, पेशेंट का हमने टेम्परेचर देखना है, बीपी हमने देखना है, पल्स रेट देखनी है, रेस्पिरेटरी रेट पेशेंट की हमने चेक करनी है। फिर हम क्या करते हैं, सिंगल ब्रेथ काउंट हमने काउंट करनी है, रेस्पिरेटरी रेट हम पेशेंट की चेक करेंगे कि रेस्पिरेटरी रेट कितनी है। तो हम क्या करते हैं, सिंगल ब्रेथ में हम रेस्पिरेटरी रेट देखते हैं पेशेंट की रेस्पिरेटरी रेट कितनी है। अगर पेशेंट की सिंगल ब्रेथ में रेस्पिरेटरी रेट जो है वो 20 से कम है तो पेशेंट को जो है वो रेस्पिरेटरी फेलियर जो है पेशेंट को हो सकता है, पेशेंट को मैकेनिकल वेंटिलेटर की जरूरत हो सकती है, क्योंकि स्नेक बाइट की वजह से कई बार जो पेशेंट है उसको रेस्पिरेटरी फेलियर हो जाता है तो मैकेनिकल वेंटिलेटर की जो नीड है वो पेशेंट को हो सकती है। तो इसीलिए जो पेशेंट है उसकी रेस्पिरेटरी रेट हमने काउंट करनी है कि पेशेंट की रेस्पिरेशन नॉर्मल है या नहीं है। फिर हम पढ़ते हैं टाइप ऑफ विनोम के बारे में कि कितने टाइप का जो है विनोम होता है। तो दो टाइप का विनोम जनरली होता है, एक होता है न्यूरोटॉक्सिक और एक होता है हीमोलाइटिक। जो न्यूरोटॉक्सिक होता है वो नाम से ही है, दैट एक्ट ऑन द नर्वस सिस्टम, ब्रेन के ऊपर एक्ट करता है डायरेक्टली नर्वस सिस्टम पे। और जो हीमोलाइटिक होता है वो ब्लड के ऊपर एक्ट करता है। तो जो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक होते हैं हमारे उसमें आता है कोबरा और क्रेट। जो हीमोलाइटिक होते हैं उसमें रसल वाइपर आता है और सॉ स्केल्ड वाइपर, ये आते हैं हीमोलाइटिक में। तो जो कोबरा होता है उसमें अगर आप देखोगे तो कोबरा जो होता है उसकी आईज दिखाई देती है, कोबरा ऐसे होता है तो उसकी आईज जो है आप इजिली देख सकते हैं कोबरा की। और जो क्रेत होता है उसके ऊपर व्हाइट व्हाइट कलर की, ब्लैक कलर का होता है और व्हाइट व्हाइट कलर की जो है उसके ऊपर धारियां मिलती है, तो दैट इज द क्रेत। दोनों के दोनों न्यूरोटॉक्सिक है, नर्वस सिस्टम के ऊपर दोनों के दोनों एक्ट करते हैं, कोबरा एंड क्रेत। ये जो कोबरा और क्रेत है ये इंडिया में पाए जाते हैं, बांग्लादेश में पाए जाते हैं। हमारा जो इंडिया है उसमें मोस्ट कॉमन कोबरा और जो क्रेत है यही पाए जाते हैं। पाकिस्तान, बांग्लादेश, इंडिया मोस्ट कॉमनली यही मिलते हैं। तो अगर कोबरा और क्रेत ने बाइट किया है तो वहां पे क्या होता है, पेन होगा, स्वेलिंग होगी, बर्निंग सेंसेशन वहां पे होती है जहां पे बाइट किया है। फिर जो सिम्टम्स आते हैं पेशेंट में वो आते हैं टॉसिस। जो पेशेंट की मसल्स हैं, जो आईलिड है वो डाउनवर्ड हो जाती है, पेशेंट की आंखें बिल्कुल ऐसे होगी कि जैसे बंद होने वाली है, तो दैट इज कॉल्ड टॉसिस। तो टॉसिस हो जाती है पेशेंट के अंदर। डिप्लोपिया, डबल विजन होता है, दो दिखाई देने शुरू हो जाते हैं पेशेंट को। और फिर धीरे धीरे क्या होता है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है, क्योंकि इसमें मसल वीकनेस होती है न्यूरोटॉक्सिक के अंदर, और मसल वीकनेस की वजह से रेस्पिरेटरी मसल्स हैं वो वीक हो जाती है और पेशेंट को एकदम से क्या होगा, रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो जाती है। तो न्यूरोटॉक्सिक में कोबरा और क्रेत ने अगर बाइट किया है तो पेन होगा, स्वेलिंग होगी वहां पे, लिम्ब जो है पैरालाइज भी हो सकता है,
टॉसिस आंखों को देख के पता लग जाता है कि आंखें जो है आईलिड वो है बिल्कुल नीचे गिर गई है। डिप्लोपिया डबल विजन हो रहा है पेशेंट का। रेस्पिरेटरी पैरालिसिस हो गई है मसल वीकनेस की वजह से। तो ये सारे के सारे सिम्टम्स जो है वो न्यूरोटॉक्सिक स्नेक के हैं, न्यूरोटॉक्सिक विनोम के हैं। फिर होता है हीमोलाइटिक। हीमोलाइटिक में आता है रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर। रसल वाइपर और सॉ स्केल्ड वाइपर हमारे जो है वो हीमोलाइटिक विनोम है इनका। तो ये क्या कॉज करते हैं, दे कॉज द ब्लीडिंग। जहां पे भी ये बाइट करते हैं वहां पे ब्लीडिंग कॉज करते हैं। तो वहां जहां पे बाइट किया हुआ है वहां पे अगर ब्लड आ रहा है तो वो देख के ही हमें पता चल जाता है कि जो बाइट है वो हीमोलाइटिक विनोम है, हीमोलाइटिक बाइट है, रसल वाइपर है या फिर सॉ स्केल्ड वाइपर है। वहां पे हेमरेज होगा, ऐसे रेड रेड कलर के पैचेस से दिखाई देंगे आपको। फंग मार्क जहां पे है वहां पे आप ब्लीडिंग देख सकते हो जहां पे बाइट किया है। कंजक्टिवा में हेमरेज हो जाएगा, जो कंजक्टिवा है वो पूरा रेड हो जाएगा। यूरिन में हिमेट्यूरिया होगा, यूरिन में ब्लड आना स्टार्ट हो जाता है। गम ब्लीडिंग होगी, साथ में गम्स में ब्लीडिंग होगी। एपिस्टेक्सिस हो सकती है, नोज ब्लीड हो सकती है। तो जो हीमोलाइटिक होते हैं उसमें ये सिम्टम्स आएंगे। कोगुलोपैथी होती है हीमोलाइटिक में। तो जगह से अगर कहीं से भी ब्लीडिंग हो रही है तो दैट इज द हीमोलाइटिक। तो इसमें क्या होता है, हम देखते हैं जहां पे भी हम आईवी लाइन लगाते हैं तो वहां पे भी क्या होता है, एकदम से जो ब्लड है वो एकदम से आता है आईवी लाइन लगाते ही। तो दैट इज द हीमोलाइटिक विनोम। तो ये हमने पढ़ लिया कितने टाइप के जो स्नेक विनोम है कितने टाइप के होते हैं, कौन सा न्यूरोटॉक्सिक होता है, कौन सा हीमोलाइटिक होता है। फिर हम बात करते हैं इन्वेस्टिगेशंस के बारे में कि हमने इन्वेस्टिगेशंस कौन कौन सी करवानी है। तो जैसे ही पेशेंट हमारे पास आता है तो हम सबसे पहले इन्वेस्टिगेशंस में सीबीसी कराएंगे पेशेंट की। ब्लीडिंग प्रोफाइल कराएंगे। ब्लीडिंग प्रोफाइल में हमने क्या कराना है, ब्लीडिंग प्रोफाइल में प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम देखेंगे और एपीटीटी एक्टिवेटेड प्रोथ्रोम्बिन टाइम हम चेक करेंगे। ब्लीडिंग प्रोफाइल कराएंगे। फिर फिब्रिनोजन लेवल चेक करेंगे, फिब्रिनोजन लेवल कैसा है। यूरिन एनालिसिस करेंगे कि हिमेट्यूरिया तो नहीं है, यूरिन में ब्लड तो नहीं आ रहा है। आरएफटी चेक करेंगे, जो है आरएफटी जो है रीनल फंक्शन टेस्ट देखेंगे। एलएफटी देखेंगे, पेशेंट के लीवर फंक्शन टेस्ट चेक करेंगे। तो ये सारी की सारी इन्वेस्टिगेशंस हैं, हम भेज देंगे। लेकिन क्या होता है, कई बार इन्वेस्टिगेशंस जो है अवेलेबल अगर नहीं है उस टाइम पे, तो आप क्या करोगे, 2 to 5 cc ब्लड एक प्लेन वायल के अंदर हम ले लेंगे, प्लेन वायल के अंदर, और उसको हम क्या करेंगे 20 मिनट्स के लिए उसको हम छोड़ देंगे ऐसे। 20 मिनट्स के बाद अगर ब्लड जो है वो कोगुलेट हो जाता है तो इसका मतलब हीमोलाइटिक विनोम नहीं है। जो पॉइजन है वो हीमोलाइटिक नहीं है, मे बी न्यूरोटॉक्सिक हो सकता है, तो वो हीमोलाइटिक नहीं है। लेकिन अगर 20 मिनट्स के बाद जो है वो अगर क्लोट हो जाता है तो ठीक है, वो जो है हीमोलाइटिक नहीं है। लेकिन अगर क्लोट नहीं होता है, ऐसे का ऐसा ब्लड है यूं का यूं लिक्विड फॉर्म में है, तो दैट इज द हीमोलाइटिक विनोम। तो आप ये इजीली कर सकते हैं, जहाँ पे अगर इन्वेस्टिगेशन उस टाइम पे अवेलेबल नहीं है तो आप यहाँ से जस्टिफाई कर सकते हैं कि हीमोलाइटिक है कि न्यूरोटॉक्सिक है। फिर हम देखते हैं लोकल एग्जामिनेशन, कि पेशेंट हमारे पास आया है तो हम उसका लोकली देखते हैं, एग्जामिन करते हैं कि कहाँ पे काटा है। हम चेक करेंगे वहाँ पे स्वेलिंग तो नहीं है, वहाँ पे बर्निंग सेंसेशन तो नहीं है, पेन तो नहीं है, ये चीजें हम चेक करेंगे। फिर हम उससे हिस्ट्री भी लेते हैं पेशेंट की से कि स्नेक कौन सा था, किस टाइप का स्नेक था, अपीयरेंस कैसी थी। और कई बार साथ वाले जो होते हैं वो फोटो लेके आते हैं, उस टाइम पे फोटो क्लिक कर लेते हैं स्नेक की, तो उससे हमें आइडिया हो जाता है कि जो स्नेक है वो न्यूरोटॉक्सिक है या फिर हीमोलाइटिक है, किस टाइप का स्नेक है। तो हम देखेंगे लोकल एग्जामिनेशन में फैंग मार्क हम चेक करेंगे जहां पे काटा है। तो फैंग मार्क देखने से भी हमें पता चल जाता है कि विनोमस है कि नॉन विनोमस है। विनोमस जो होता है उसका अगर फैन मार्क हम देखें तो यहाँ पे ऐसे 2 डॉट्स दिखाई देंगे और ऐसे ऐसे करके आपको सिंगल सिंगल डॉट ऐसे करके दिखाई देंगे, तो ये विनोमस है। लेकिन अगर नॉन विनोमस है तो इस टाइप की डबल लाइन आपको दिखाई देगी, ऐसे दो तरह की ऐसे तरह की हल्की हल्की लाइनें आपको दिखाई देगी, फैंग मार्क ऐसा दिखाई देगा। और कई बार जो होता है वो स्क्रैच मार्क दिखाई देता है, स्क्रैच, जैसे कि किसी ने स्क्रैच किया है। तो इस टाइप का अगर फैंग मार्क है तो जो स्नेक है वो नॉन विनोमस है।
और अगर इस टाइप का फैन मार्क आपको दिखाई दे रहा है तो जो स्नेक है दैट इज द विनोमस, दैट इज द पॉइजनस स्नेक है। तो उसी के अकॉर्डिंग जो है हमने ट्रीटमेंट जो है वो स्टार्ट करना है पेशेंट का। फिर हम क्या देते होते हैं, एंटी स्नेक विनोम। एंटी स्नेक विनोम एएसवी हमारे पास आता है, गवर्नमेंट सप्लाई में अवेलेबल होता है एएसवी, हर गवर्नमेंट फैसिलिटी पे इजीली अवेलेबल हो जाता है। तो एंटी स्नेक विनोम भी हम डिसाइड करते हैं कि किसको हमने देना है, किसको हमने नहीं देना है। तो हमने सिम्टम्स पढ़ लिए हैं कि पॉइजनस क्या है, नॉन पॉइजनस स्नेक के क्या सिम्टम्स हैं। तो अगर हमने पेशेंट हमारे पास आया है, हमें वहाँ पे पेशेंट को पेन है, स्वेलिंग हो रखी है, पेशेंट को रेस्पिरेटरी फेलियर है, लग रहा है पेशेंट को देखने में, टॉसिस हो रखी है पेशेंट को, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हैं, या पेशेंट को हेमरेज है, ब्लीडिंग हो रखी है पेशेंट को, तो इस तरह के अगर सिम्टम्स हमें दिखाई दे रहे हैं पेशेंट के, तो हम क्या करेंगे, एंटी स्नेक विनोम जो है वो स्टार्ट कर देंगे। लेकिन अगर पेशेंट को कोई सिम्टम्स, हमें पॉइजनस सिम्टम्स नहीं दिख रहा है, तो उस केस में एएसवी हम पेशेंट को नहीं देते होते हैं। तो एंटी स्नेक विनोम हम तभी देंगे तब हमने एग्जामिनेशन में, लोकल एग्जामिनेशन हमने किया, सिस्मिक एग्जामिनेशन हमने किया, इन्वेस्टिगेशंस हमने करवाई, तो उसमें अगर पॉइजनस सिम्टम्स आ रहे हैं कि पॉइजनस बाइट किया है, तो तभी हम एंटी स्नेक विनोम जो है वो स्टार्ट करते हैं। एंटी स्नेक विनोम जब हम देते हैं तो कितना देते हैं, 50 ml जो है एंटी स्नेक विनोम हम डालेंगे 500 ml नॉर्मल सलाइन, या फिर हम क्या करेंगे 1000 ml नॉर्मल सलाइन, या तो 500 में डालते हैं या फिर 1000 ml नॉर्मल सलाइन में 50 ml एंटी स्नेक विनोम जो है वो डाल के हम स्लोली स्टार्ट कर देते हैं। नॉर्मल सलाइन की बजाय आप डेक्सट्रोज में भी डाल सकते हैं, डेक्सट्रोज में डाल के भी आप स्टार्ट कर सकते हैं। तो एंटी स्नेक विनोम जब हम स्टार्ट करते हैं तो जनरली क्या होता है कि पेशेंट को एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन होने का रिस्क ज्यादा होता है। एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शंस इसलिए होती है एएसवी से, क्योंकि जो एएसवी एक्सट्रैक्ट किया जाता है वो हॉर्स से किया जाता है, तो हॉर्स से एएसवी बनाया जाता है। तो इसीलिए क्या होता है कि हम देते हैं तो जो बॉडी होती है वो एलर्जिक रिएक्शन शो करती है, और एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन जो है वो पेशेंट को स्टार्ट हो जाती है। तो एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन पेशेंट को अगर है, पेशेंट को ईचिंग होनी स्टार्ट हो गई है, पेशेंट को रेडनेस हो गई है एकदम से देने से, ब्लिस्टर्स बन गए हैं, तो उस केस में हम क्या करेंगे, जो एएसवी हमने स्टार्ट किया है वो हम कुछ टाइम के लिए स्टॉप कर देंगे। तो हम एएसवी स्टॉप करके हम क्या देंगे पेशेंट को, एंटी हिस्टामिनिक, एंटी हिस्टामिन देंगे, एड्रेनालिन एंड द हाइड्रोकॉर्टिसोन, हाइड्रोकॉर्टिसोन। कई बार जो एंटी हिस्टामिनिक है वो हम स्टार्ट करने से पहले भी देते होते हैं, प्रोफिलैक्टिकली भी देते हैं, ताकि जो रिएक्शंस हैं, एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन है पेशेंट को, वो ना हो। तो एंटी हिस्टामिनिक्स जो है हम पहले दे सकते हैं, लेकिन अगर लगाने के बाद भी पेशेंट को अगर एनाफाइलेक्टिक रिएक्शन हमें लग रही है, सिम्टम्स लग रहे हैं एनाफाइलेक्टिक के, तो उस केस में भी हम एंटी हिस्टामिनिक्स देंगे। एंटी हिस्टामिनिक्स में एविल आता है हमारा, एविल लगाएंगे, एड्रेनालिन देंगे पेशेंट को, और हाइड्रोकोर्टिसोन है वो हम स्टार्ट कर देंगे। ये लगाने के बाद हम थोड़ा सा वेट करते होते हैं, और थोड़ी देर के बाद जो है एएसवी हम फिर से स्टार्ट कर देंगे। फिर भी अगर सिम्टम सबसाइड नहीं होते हैं, एएसवी हमने दे दिया है, तो हम जो है डोज को फिर से रिपीट कर सकते हैं। अगर सिम्टम्स सबसाइड नहीं हुए हैं, पेशेंट को अभी तक वही सिम्टम्स हैं, तो वी कैन रिपीट द एंटी स्नेक विनोम, तो हम इसको दोबारा से रिपीट कर सकते हैं। तो ये था हमारा एंटी स्नेक विनोम के बारे में, कि हमने कितनी डोज देनी है, हमारा देने का क्राइटेरिया क्या है, पॉइजनस के सिम्टम्स क्या होते हैं, नॉन पॉइजनस के सिम्टम्स क्या होते हैं। तो ये सारा का सारा हमने आज डिटेल में डिस्कस किया है। तो हमने इन चीजों का, कोई भी पेशेंट अगर इमरजेंसी में आता है तो इन सारी चीजों का जो है वो हमने ध्यान रखना है। अगर हम पेशेंट को ट्रीटमेंट दे रहे हैं, पेशेंट को मैनेज कर रहे हैं, तो ये सारी चीजें हमें पता होनी चाहिए, तभी हम पेशेंट को प्रॉपरली जो है वो मैनेज कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। तो कैसी लगी आपको आज की क्लास, कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो मच।